नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। और 13 नवंबर करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो सुबह 6 बजे 7 बजे वीडियो देख रहे हैं, तो पहले तो आप लोग गुड मॉर्निंग लिखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इससे मुझे पता लगे कि सुबह सुबह कौन करंट अफेयर्स पढ़ता है। बाद में सब लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और हाँ, जो दोपहर में गुड आफ्टरनून हो सकता है, शाम को गुड इवनिंग हो सकता है, और अगले दिन देखे तो गुड नाइट बोल दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, कुछ हम सीख पा रहे होंगे, सिखा पा रहा हूँ मैं आपको कुछ, ठीक है। कुछ अगर आपको सजेशन देना है, प्लीज सजेशन दीजिए उसके अंदर कमेंट बॉक्स में, उसको मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ये डेली करंट अफेयर्स है, कुछ और करंट अफेयर्स भी हमारे पास है। इस बार करंट अफेयर्स में 45 सवाल आएंगे, 35+ क्वेश्चन राइट होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। बस आप पढ़ते आना। कुछ और करंट अफेयर्स आप बन के आ रहा है, आप वो कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज जो चला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए पे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए है। एक कोर्स है करंट अफेयर्स के लिए, इसके लिए 9919521555 का कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर मेन है टेस्ट। वो टेस्ट जो है ना, वो आपको करंट अफेयर्स हटा देगा। पढ़ना और रटना दोनों अलग चीजें हैं। पढ़ा मैं यहां रहा हूं, पढ़ा कहीं से भी लेते हैं, लेकिन रटोगे कैसे, कहां से, याद कैसे रखोगे? तो इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो लगातार 6-8 मिनट टेस्ट चलता रहेगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन ढंग से होती रहे, ठीक है। चलिए, बाकी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छोटा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और करंट अफेयर्स आपको रोज रोज मिलती रहेगी इस तरह से। और पहला क्वेश्चन है, पीएम फ्लैग्स ऑफ साउथ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम बेंगलुरु। वंदे कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से? इंडिया की पहली साउथ की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो बेंगलुरु से कनेक्ट करती है मैसूर, चेन्नई और बेंगलोर को। अब हुआ क्या, मोदी जी पिछले दिनों में बेंगलोर गए, और बेंगलोर में आकर 2-3 बड़े बड़े काम किए, इनॉग्रेशन किया, कभी ट्रेन को झंडा दिखाया, कभी एयरपोर्ट कुछ खोला है, तो सब पढ़ेंगे आज के। तो 3-4 काम किए, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा। तो पहली काम तो ये किया उन्होंने कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया, जो भारत की पहली साउथ इंडिया के लिए है, ठीक है, जो कि बेंगलुरु को कनेक्ट करता है मैसूर से, और चेन्नई और बेंगलुरु को भी कनेक्ट कर देता है। बस में तो ये एक साउथ इंडिया का ये है। आप फोटो देख लीजिए, हमारे मोदी जी हैं जो ये बंदे। अब ये ट्रेन का ना बड़ा अभी मीम बना था कि वो भैंस टकरा गई थी तो ये टूट गया था ये हिस्सा। तो सबने कहा कि यार कि कागज की ट्रेन बना रखी है। ओ भाई, कागज की ट्रेन नहीं होती है। जब इतनी तेज ट्रेन आती है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अब मुझसे मैं पूछूं आपसे कि मोमेंटम क्या चीज है, तो बताओ क्या चीज है मोमेंटम? स्पीड और मोमेंटम में फर्क होता है। मोमेंटम में आपका एमवी होता है, यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों चलती है, यानी कि इस ट्रेन का जो वजन है और ट्रेन की स्पीड है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जो फोर्स बनती है उसे मोमेंटम कहते हैं। समझो कि अगर एक भैंस है और ये 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, ये इतनी भारी ट्रेन, और किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो कितना नुकसान उसका करेगी और अपना भी करेगी। इसी कारण से ट्रेन टूट गई थी। तो मोमेंटम हमारा जो कॉन्सेप्ट है, साइंस का कॉन्सेप्ट है, समझ चलना मोमेंटम को, ठीक है। हम पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको मैंने दे दिया। अब वंदे भारत को देख लेते हैं। इसको ना पहले ट्रेन 18 कहा जाता था, क्योंकि 2018 में 18 महीने के अंदर बनके तैयार हो गई थी। 2018 का भी इसमें है कि 2018 में लॉन्च हुई थी, तो 18 इसको ट्रेन 18 कहा गया, लेकिन बाद में नाम चेंज करके इसका वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। और इसको मेन है मैन्युफैक्चर्ड हुआ है ये इंडिया में, जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया, जिसमें शेर वाला जो लोगो लगा है, मेक इन इंडिया जो है, उसके तहत ये पेरम्बूर चेन्नई में बनाई जा रही है। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चित्रंजन वाला क्वेश्चन आता रहता है आपको लगातार जीके वाले सवाल के अंदर। आपसे पूछेगा या तो वंदे भारत जो ट्रेन हाल फिलहाल में जो चल रही होंगी उनके रूट पूछ लेगा, पहली चीज। आपसे पूछ सकता है कि भैया ये बन कहां रहे हैं, ठीक है। तो बन कहां रही है? चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रहा है, पेरम्बूर के अंदर, ठीक है। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये। तो आप देखोगे मेक इन इंडिया से काम काफी किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट बना सके जो हम खुद बना सकते हैं, उन्हें यहां बना लो, जो नहीं बना पा रहे उन्हें खरीद लो। तो अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन्युफैक्चरिंग कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आपको एग्जांपल कमेंट बॉक्स में उदाहरण है कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से कौन सा सेक्टर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ये। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पीएम फ्लैग्स ऑफ, मैंने कहा था मोदी जी गए हैं वहां तो कुछ करके आएंगे। भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, 2 ट्रेनें हो गई हैं, एक है वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन भारत गौरव काशी दर्शन, जो कि बेंगलोर से
वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज को कनेक्ट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री ने वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज को कवर करने वाली बेंगलुरु से भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने अपने आप में बन जाएगा, ये है भारत गौरव दर्शन। 2 ट्रेनें हैं, मोदी जी गए तो काम निपटा के आ गए। ठीक है, और ये एक ट्रेन है वंदे भारत और दूसरी ट्रेन है भारत गौरव काशी दर्शन, जो वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज को कनेक्ट कर रही है आपस में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, समझना क्या, इसलिए कहता हूं पढ़ना और इंफॉर्मेशन को ठीक से स्टोर करना 2 अलग चीजें हैं। फोकस करना कि कहां पर क्या पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक और काम किया, पीएम इनॉग्रेट्स टर्मिनल 2 ऑफ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट बेंगलुरु। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है, उसका टर्मिनल 2 का इनॉग्रेशन किया। यह है आपका केम्पेगौड़ा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, जो कि इसको मोदी ने। तो कभी पूछ लेते हैं हाल फिलहाल में कि फला एयरपोर्ट का किस एक बार मुझे पूछा भी गया, आई थिंक 16, 17, 18 में पूछा गया है, याद नहीं आ रहा कौन साल तक, कि उस कोई टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ था, नया टर्मिनल, तो पूछा था किस एयरपोर्ट का था। तो सेम सवाल यहां से बन के आता है। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है, उसका टर्मिनल 2 जो है इनॉग्रेट किया गया है। मोदी जी ने 108 फीट लंबी ब्रॉन्ज 108 फीट। अच्छा, ये नंबर्स, डेटा का फैसिनेशन बहुत है हमारे पीसीएस वालों को। ये डाटा वाटा बड़ा पूछते हैं, तो डाटा के नाम पे ये 108 फीट। एक पूछ लिया था कि पुल कितना बड़ा है, पुल का लंबाई पूछ ली थी, 2018 या 20 का सवाल है ये, पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई पूछ सकते हैं, तो मूर्ति की लंबाई भी पूछ सकते हैं ना। तो 108 फीट लंबी मूर्ति है ये, 108 फीट। ठीक है, जो कि ब्रॉन्ज स्टेटस की है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये ब्रॉन्ज जो है वो किन 2 धातुओं से मिलकर बनता है। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, जैसे होता है ना गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो वो कांस्य पदक जो होता है वो कांस्य ब्रॉन्ज है। तो आपको बताना है कि ब्रॉन्ज किन 2 मेटल से जोड़ के बनता है, कमेंट बॉक्स में डालना है। फिलहाल देखते हैं पीएम मोदी ने स्टेटस किया, तो वो है नंदा प्रभु केम्पेगौड़ा नाम के जो एक विजयनगर साम्राज्य के अंदर एक चीफ थे। ये मतलब उसी साम्राज्य के अंदर एक चीफ हुआ करते थे, ट्राइबल चीफ हुआ करते थे। ये बड़े उनका वो बहुत ही स्टेटस है, नादा प्रभु केम्पेगौड़ा, ये नाम था इनका, विजयनगर साम्राज्य के टाइम के थे, बड़ा उनका नाम बहुत ज्यादा है। तो इनकी जो है 108 फीट बड़ी लंबी जो मूर्ति जो इनॉग्रेट की है मोदी जी ने किए हुए है। तो मोदी जी गए, ऐसा मतलब मोदी बहुत काम करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 तो इनॉग्रेशन कर दिया उन्होंने। ठीक है, और मुझे ब्रॉन्ज वाला बताइएगा मुझे। तो also known as Kempegowda was the chief lieutenant under the Vijayanagar Sampradaya. The city of Bengaluru, which is the capital of Indian state of Karnataka, was fortified by the Kempegowda in 1537. He erected many Kannada inscriptions in the region. मतलब इन्होंने काफी बेंगलुरु को फोर्टिफाइड किया, यानी कि उसको किलेबंद किया। फोर्टिफाइड मतलब किला बंद करना, कि कोई उस पर लूट फूट ना कर सके। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो लेख होते हैं, अभी लेख, उनको भी उन्होंने लिखा। ठीक है, कन्नड़ के शिलालेखों पर काम किया उसके अंदर। ठीक है, चलिए, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है नवंबर 11 को। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे होता है। इसका थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या बोल रहा है? बदलते पाठ्यक्रम और शिक्षा में बदलाव। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले समझते हैं, जो ये एजुकेशन डे बनता है वो मौलाना अब्दुल कलाम जी जो हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी है। हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। अब मैं हिस्ट्री पूछूं कि मौलाना अब्दुल कलाम ने कौन से पेपर, न्यूज़पेपर पब्लिश किए या एडिट किए इनसे संबंधित, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन आता है आपको कि कौन से महान हस्ती जो है, जैसे मतलब केसरी है, किसका है। ठीक है, ये तो आप लिख देना, बाल गंगाधर तिलक का है। लेकिन मौलाना कलाम ने कौन सा लिखे ये आपको बताना पड़ेगा। और अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद जाइएगा हिस्ट्री की किताब में, देखिएगा सवाल बनते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री थे। और इस साल की थीम रही है बदलते पाठ्यक्रम और शिक्षा में बदलाव। बदलते पाठ्यक्रम बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आज जो बच्चे, हमारी एजुकेशन जैसी रही है, हमारी सोच वैसी रही है, इसीलिए पाठ्यक्रम को मॉडर्न होना बहुत जरूरी है, मॉडर्नाइज होना जरूरी है, कॉन्टेम्परेरी होना जरूरी है। कॉन्टेम्परेरी मतलब है कि समय के साथ चलना जरूरी है। अब
पढ़ रहे हैं 50 साल पुराना, आज कुछ और आ रहा है तो दिक्कत है। देखिए हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की दिक्कत यही है, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया कुछ और जा रहा है, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है। इस कारण से इंजीनियर्स तो बन रहे हैं लेकिन वो खप नहीं रहे हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री को लगता है कि यार ये तो पुरानी चीज पढ़ के आया, क्या पढ़ कर पाएगा। तो जब तक इंडस्ट्रीज और कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलकर काम करेंगे, पढ़ाई का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए बदलते पाठ्यक्रम और शिक्षा में बदलाव बहुत जरूरी है, समय समय का जरूरी है। हाँ, मिसयूज नहीं होने चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। और ये प्रोपेगेंडा तुरंत हो जाता है, हर सरकार का अपना प्रोपेगेंडा होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, वो मैं बाद में और डिस्कस करूंगा। लेकिन चूंकि अभी हम आगे बढ़ते हैं, झारखंड असेंबली ने पास किए 2 बिल जिसमें उन्होंने क्या बोला कि रिजर्वेशन जो है ना वो 77% बढ़ा दिया। पिछली बार 60% था, 60% से बढ़ा के 77% कर दिया। अब देखिए पहली चीज, अभी ईडब्ल्यूएस वाला जो आया ना, ईडब्ल्यूएस वाला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 50% जो कैप लगाया हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है। इंदिरा साहनी केस में हमने बोला था कि वो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, एक कैप है बस, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल द्वारा कैप है, लेकिन उसको ब्रीच किया जा सकता है, यानी कि उसे तोड़ा जा सकता है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, अगर लगता है, अगर डिमांड है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, ट्राइबल्स हो गया, उनको अगर बढ़ाना हो तो कर सकते हो। तो यहां पर असेंबली ने यही काम किया है कि अपने 60% कोटा को बढ़ा के 77, लेकिन इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट जितने भी हैं, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस, महिलाएं, सबके रिजर्वेशन को बढ़ाने की कोशिश की है और वो बढ़ के 77% हो गई है, ठीक है। तो ये किसने किया है? झारखंड असेंबली ने किया है। हेमंत सोरेन जो है इसके सीएम है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि ये अपने आप में एक रहेगा। तो कोटा आप देख लीजिए, पेपर की कटिंग है, बढ़ा के 60% 70% कर दिया गया है। अब इसके ऊपर एक चीज और है जो समझनी जरूरी है आपको, वो क्या है कि भाई 9th शेड्यूल के अंदर ये बोल रहे हैं कि इसको 9th शेड्यूल में ला दो। 9th शेड्यूल में अनुसूची, ठीक है, तो नवी अनुसूची जो है, 9th शेड्यूल जो है संविधान का, उसके अंदर अगर कोई चीज आती है सेंटर और स्टेट के लॉ, अगर 9th शेड्यूल है, शेड्यूल का मतलब है अनुसूची, 9th नवी वाली, ठीक है, उसमें जो जो बातें लिखी हैं, जो जो पॉइंट्स आ जाएंगे, जो कि लगभग 284 हैं, 284 कानून है, ठीक है, अगर नवी अनुसूची के अंदर वो चीज आ गई, ठीक है, मान लो यहां रिजर्वेशन आ गया, मान लेट से बोल, तो इसको जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं कंसीडर करोगे, यानी कि आप जुडिशियल रिव्यू को बाईपास कर जाओगे। तो अब हेमंत सोरेन चाहते हैं कि ये चीज 9th शेड्यूल में आ जाए जिससे कि जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। अब उन्होंने सेंटर की तरफ बॉल फेंक दी है कि बेटा तुम लेकर आओ 9th शेड्यूल के अंदर, समझ रहे ना बात क्या हो रहा हो। तो 9th शेड्यूल के अंदर अब पॉलिटी आ गई, यहां पे क्या आ गया, पॉलिटी आ गई है कि 9th शेड्यूल में जो चीजें होती हैं, जो लॉज आते हैं, अगर वो प्रोटेक्टेड होता है और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? मान लो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, और वो मान लो मैटर कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट उसको देखेगा, समझेगा, रिव्यू करेगा, और अगर उसको लगता है जो कानून बनाया गया है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के नहीं है, तो उसे नल एंड वॉइड कर सकता है। क्या कर सकता है? नल एंड वॉइड, मतलब कि उसे निरस्त कर सकता है। कौन? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि 284 ऐसे कानून बना दिए गए हैं नवी अनुसूची के अंदर जिसको जुडिशियल रिव्यू के साथ नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने जुडिशरी को बाईपास करने का तरीका बना लिया कि जुडिशरी को भी बाईपास कर जाएंगे, कुछ मैटर में जुडिशरी कुछ कर ही ना पाए। भाई पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होती है, ठीक है ना, तो पार्लियामेंट जो है ना वो इसी तरह काम करता है कि कुछ जुडिशरी से पंगा मत लो और बाईपास कर जाओ, तो 9th शेड्यूल बना दिया। लेकिन 2007 में केस आता है, 2007 में एक लैंडमार्क केस आता है, जो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, IR कोहलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। IR कोहलियो वर्सेस स्टेट ऑफ, इसमें 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2007 IR कोहलियो स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 9 जजों की उसने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने यूनानिमसली, यानी कि एक मत से कहा कि 9th शेड्यूल का मानने का मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का जो टेस्ट है उसको बाईपास कर जाओगे, यानी कि 9th शेड्यूल में आपने वो लॉ डाल दी है, ठीक है, लेकिन तब भी आप
तब भी आप बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कानून नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने नहले पे दहला दे दिया। 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है भाई, तो आप भले ही थोड़ा प्रोटेक्टेड हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ ना हो रहा हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आया कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा वाला जो बवाल हुआ है, बवाल के जजमेंट आया है, तो 100% आएगा इसके ऊपर सवाल पीसीएस प्री में। ढंग से पढ़ाओ यार, मजेदार पढ़ाई करो। राजीव गांधी के जो 6 हत्यारा थे उनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 30 साल से तक अपनी सजा पूरी कर ली, उनको सजा मौत नहीं मिली थी, सजा पूरी कर ली थी, तो 6 जो हत्यारे थे उनको छोड़ दिया गया है। इसके अंदर नलिनी रविचंद्रन इंडियन सिटीजन थे, संथन मुरुगन, रॉबर्ट प्यास और जयकुमार थे, वो श्रीलंकन थे, छोड़ दिया गया। ठीक है, आखिरी में इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन के अंदर बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है। कहां? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां हो रही है? जॉर्डन के अंदर हुई थी। जॉर्डन कहां पर है? कौन सी कॉन्टिनेंट के अंदर है जॉर्डन, ये बताना है आपको। जॉर्डन के अंदर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी जॉर्डन के अंदर। वहां पर 4 इंडियन वुमेन ने गोल्ड जीता है। लवलीना, ठीक है, परवीन हुडा, श्रुति बोरा और अलीफा पठान, इन 4 सुपर वुमेन ने गोल्ड जीता है हिंदुस्तान की तरफ से, जो कि हुआ है जॉर्डन के अंदर। ये रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, खत्म करने से पहले फिर से निवेदन, ये करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है बहुत बढ़िया वाला, इसमें याद कराया जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में और अभी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। प्लस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।